یہ میری ज़िंदगी की हकीकी कहानी है। मैं रोज़ाना वैगन में मीलों सफ़र तय करके शहर से गांव के स्कूल पढ़ाने जाती थी। एक रोज़ मेरे चेहरे से चादर हटने के बायस ज़मींदार के बेटे ने मुझे देखा और पसंद कर लिया। शादी के बाद उसने मुझे सोने से पीला कर दिया, बहुत प्यार दिया, हर जगह की सैर कराई। फिर मेरी एक गलती की वजह से मुझे तलाक दे दी। मैंने दोबारा नौकरी शुरू कर दी। एक रोज़ मैं जॉब से घर लौटी तो ये देख कर मेरे पैरों से ज़मीन। ये कहानी हकीकत पर मबनी है और जिन खातून की हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है, मैं उन्हीं की ज़ुबानी बयान कर रही हूँ। कहानी शुरू करते हैं। मेरे वालिद प्राइमरी स्कूल टीचर थे और अम्मी घर में मोहल्ले की बच्चियों को कुरान पढ़ाया करती थीं। मेरे अब्बू बुनियादी तौर पर गांव के थे, मगर शादी के बाद शहर आकर आबाद हो गए थे। यूँ हम बहन भाई शहर में ही पले बड़े। उन दिनों मैं कॉलेज की स्टूडेंट थी। मेरे वालिदैन अगरचा दीनदार थे, मगर मैं बुर्का नहीं ओढ़ती थी, अलबत्ता चादर से अपने वजूद को छुपा लेती थी। हमारे घर का माहौल तंग किस्म का ना था, यूँ कहना चाहिए कि हमें ज़्यादा आज़ादी ना थी, लेकिन सख्त पाबंदी और रोक टोक भी ना थी। हमारा शहर ज़्यादा बड़ा ना था, इसलिए यहाँ कोई यूनिवर्सिटी भी ना थी। लड़कियों को मज़ीद तालीम के लिए दूसरे शहरों के हॉस्टल्स का रुख करना पड़ता था। मेरे वालिद इसके हक़ में ना थे। यूँ मैं बीए के बाद घर बैठ गई। अब घर में सारा दिन रहने से मुझे बोरियत महसूस होती। आगे पढ़ तो नहीं सकती थी, लिहाजा सोचा टीचिंग की जॉब ही कर लूँ। प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना तो बेकार था कि तनख्वाह बराए नाम होती, मगर सरकारी जॉब के लिए तो किसी बड़ी सिफारिश की ज़रूरत थी। मैंने अब्बू से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो वो कहने लगे, चलो मैं कोशिश करता हूँ। अब्बू ने हमारे शनाख्ती कार्ड पर शहर के अलावा गाँव का भी पता दर्ज करवा रखा था। उन्होंने मलिक साहिब से बात की, जो दरअसल इलाके के एक बड़े ज़मींदार थे। इलाके में उनकी हैसियत एक सरदार जैसी थी। उनका सियासत में भी काफ़ी अमल दखल था और यहाँ के लोगों को मुलाजमत के लिए उनके चरण छूने पड़ते थे। मेरे वालिद साहब ने कुछ अरसा उनके छोटे भाई को ट्यूशन पढ़ाई थी। इसी वजह से मलिक साहब उनकी बहुत इज्जत करते थे। अब्बू को पूरा यकीन था कि वो महकमा तालीम को अप्रोच करेंगे तो मुझे मुलाजमत मिल जाएगी। जब पहली बार मैं वालिद साहब के साथ दरख्वास्त देने मलिक साहब के घर गई तो एक उम्र रसीदा मुलाजमा ने मुझे दीवान में ला बिठाया। मैं उनके बड़े से महलनुमा घर को हैरत से देख रही थी। मैंने चेहरे को चादर से छुपाया हुआ था। उनका घर किला नमा था, जिसकी बुलंदो बाला फसील थी। इस फसील में कहीं कोई जूरी वगैरह भी ना थी कि कोई बाहर की दुनिया में झांक सके। जनाना हिस्से के अंदर काफ़ी मुलाजमाएँ थीं जो रोबोट की तरह इधर उधर चल रही थीं। उनके अलावा घर की कोई औरत मुझे नजर ना आई। थोड़ी देर बाद मलिक साहब अंदर आए। वो अच्छी सूरत के बावकार और रोबो दबदबे वाली शख्सियत मालूम हुए। जो मैं उनके बारे समझ रही थी वो उसके बिल्कुल बरक्स, यानी कोई बूढ़े या उम्र रसीदा शख्स ना थे, बल्कि एक सेहतमंद और जवान साल आदमी थे। काफ़ी खुश लिबास और मुहज़्ज़ब मालूम हुए। हालनमा कमरे में उनके दाखिल होते ही निहायत लतीफ़ खुशबू का एक चौंका सा अंदर आया था। फिर जैसे सारा हाल उस खुशबू से महक उठा। ये कैसा रोमानवी माहौल था कि जिसने मुझे पहली सांस में ही मशहूर कर दिया था। वो मेरे वालिद से मुखातिब थे। सच कहूँ तो मैं हैरत भरी आंखों से गाहे बगाहे उस शहजादे नुमा शख्स को देख लेती। वो बड़े मलिक साहब के बेटे थे और उनकी वफ़ात के बाद अब इलाके के वही करता धरता थे। सब लोग उन्हें मलिक साहब कहकर बुलाते थे। उन्होंने सिर्फ एक बार गहरी निगाह मुझ पर डाली और फिर अब्बू से मेरी नौकरी की दरख्वास्त और डॉक्यूमेंट्स ले लिए। कहने लगे, मास्टर साहब आप बेफिक्र रहें, आपकी बच्ची को मुलाजमत मिल जाएगी। उसके बाद वो 2 मिनट बमुश्किल बैठे और चले गए, लेकिन इतने थोड़े वक्त के बावजूद उनका मुलाजिम चाय की ट्रे ले आया था। उसने ये पुरतकल्लुफ़ ट्रे हमारे आगे रख दी, जिसमें चाय के अलावा केक, बिस्किट्स और कई तरह की हल्की फुल्की खाने की चीज़ें थीं। हमने चाय पी। फिर अब्बू ने मुलाजिम से कहा कि हम जाना चाहते हैं। उसके बाद मुलाजिम ने हमें गेट तक पहुंचाया। फिर ड्राइवर से कहा कि इन मेहमानों को घर तक पहुंचाओ। शायद जाते हुए मलिक साहब हमारे लिए गाड़ी मुख्तस कर गए थे और ये उनकी मेहमान नवाजी का एक हिस्सा था। उन दिनों मैं मलिक साहब से इतनी मुतासिर हुई कि बयान नहीं कर सकती। सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी कि उन्होंने मेरी मुलाजमत का अंदिया दे दिया था। 2 हफ्ते गुजरे कि वालिद साहब ने मुझे मिठाई का डिब्बा पकड़ाते हुए कहा कि मुबारक हो, मलिक साहब ने बुलवाया है, तुम्हारी नौकरी के ऑर्डर हो गए हैं। उनके इलाके में एक प्राइमरी स्कूल है जो मलिक साहब ने
اپنی زمین گورنمنٹ کو عطیہ دے کر بنوایا ہے۔ اس میں ایک لیڈی ٹیچر کی جگہ خالی تھی، وہاں انہوں نے تمہاری تعیناتی کروا دی ہے۔ اتنی جلد مراد پر آنے کی خوشخبری سن کر میں پھول ہی نہ سما رہی تھی۔ ملک صاحب کی جادو بری شخصیت کے جوہر اب کھلے تھے۔ بہرحال ٹریننگ کے بعد میں نے اسکول جوائن کر لیا۔ ہمارے شہر سے یہ اسکول 30 کلومیٹر دور تھا اور یہاں مجھ سمیت صرف 4 استانیاں تھیں۔ سبھی شہر سے ہی یہاں ملازمت کی خاطر آتی تھیں۔ جو ایک مخصوص ویگن ٹیچرز کو شہر سے لاتی اور چھٹی کے بعد واپس لے جاتی تھی۔ یہ ویگن ہر ٹیچر کو اس کے گھر سے پک کرتی تھی۔ میں بھی اسی میں آنے جانے لگی۔ بتاتی چلوں کہ اسکول کی یہ ویگن بھی ملک صاحب کی ملکیت تھی۔ میرے ابو ایک سفید پوش شخص تھے، خاندان میں پڑھے لکھے تھے، اس لیے سبھی ان کی عزت کرتے تھے۔ میں اب گاؤں کے اسکول پڑھانے جانے لگی تو کسی نے بھی اعتراض نہ کیا۔ مجھے اسکول جاتے 6 ماہ ہو گئے۔ ایک روز چھٹی کے بعد جب میں اور دیگر ٹیچرز ویگن میں سوار ہونے لگی، اتفاق سے اسی وقت ملک صاحب اپنی زمینوں کی پڑتال کے بعد گھر واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے ڈرائیور سے 1-2 بات کی اور پھر اسکول کی پرنسپل سے پوچھا کہ اسکول کی کوئی شکایت تو نہیں۔ حیرت کی بات کہ اس کے 2 ہفتے بعد ایک روز وہ خود اپنی والدہ کے ساتھ میرے والد کے پاس ہمارے گھر تشریف لے آئے اور ابو سے میرے رشتے کے لیے بات کی۔ ابو بہت حیران تھے، وہ تو سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا، یعنی علاقے کی بااثر ہستی ایک روز سوالی بن کر ان کے در پر آ جائے گی۔ اس کے بعد انہوں نے میری والدہ سے مشورہ کیا اور مجھ سے بھی رائے لی۔ یقیناً یہ بات سبھی کے لیے ناقابل یقین تھی۔ پھر میری قسمت کھل جانے کی یقین سے ابو نے ہاں کہہ دی۔ خاندان کا ہر فرد یہ سن کر حیران تھا کہ اب ہماری رشتہ داری ملک لوگوں سے ہو جائے گی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ ان لوگوں نے ڈھیر سارے کپڑے، زیور اور دیگر چیزیں بھجوائیں۔ جب میں دلہن بنی تو میری ٹھاٹ باٹ اور ہونے والے شوہر کو دیکھ کر میری سہیلیاں میری قسمت پر رشک کر رہی تھیں۔ مجھے ملک صاحب سر سے پاؤں تک سونے میں پیلا کر کے لے گئے تھے۔ ملک صاحب کی دلہن دیکھنے ساری بستی کی عورتیں جمع ہو گئیں۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ سچ کہوں تو مجھے اپنی قسمت پر یقین نہ ہو رہا تھا۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا ہو جائے گا۔ میں نے تو یہ سب صرف فلموں اور ڈراموں میں دیکھا تھا کہ عام سے گھر کی لڑکی پسند آ کر کسی بڑے زمیندار کے گھر بیاہی جائے، اور نہ ہی کبھی میں نے اپنے لیے کوئی ایسا خواب دیکھا تھا۔ میں حقیقت میں جینے والی انسان تھی اور جانتی تھی کہ حقیقی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا، مگر اب حقیقت میں وہ بھی اپنے آپ پر دیکھ کر میں بار بار اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی۔ ملک صاحب نے مجھے بعد میں بتایا کہ انہوں نے اس روز میرے چہرے سے چادر ہٹنے کے باعث میری ایک جھلک دیکھی تھی اور اسی جھلک میں ان کے دل کو بھاگی۔ بے شک شہر اور گاؤں کی زندگی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہاں ملک صاحب کے گھر کی عورتوں کا اپنی مرضی سے گھر کے باہر قدم رکھنا ناممکن تھا۔ البتہ گاؤں کی دوسری عورتوں پر ایسی کوئی پابندی نہ تھی۔ وہ ہمارے گھر بھی آ جا سکتی تھیں، لیکن ہم ان کے گھروں میں نہیں جا سکتے تھے۔ ملک صاحب کے گھرانے کے بہت سخت قوانین تھے۔ ان کے ہاں کی لڑکی یا عورت بلا ضرورت گھر سے باہر جھانک بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے شادی ہوتے ہی ملازمت بھی چھوڑ دی تھی، مگر اب اس گھٹن زدہ ماحول میں میرا جی گھبرانے لگا۔ مجھے اس سب کی عادت نہ تھی، مگر ملک صاحب نے میری دل جوئی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ وہ مجھے بے حد محبت دیتے۔ رفتہ رفتہ شوہر کی محبت میں کھو کر میں نے اسی ماحول میں سکون پا لیا۔ میں نے ان کی حویلی کو ایک خوبصورت جنت بنا لیا۔ اب اس جنت میں میری حکمرانی تھی۔ میں ان کی ملکہ تھی اور وہ میرے بادشاہ تھے۔ ان کی والہانہ محبت نے میرے سوئے ہوئے معصوم جذبوں کو محبت کی چاشنی سے آشنا کیا تھا۔ اب میں پوری طرح ان کی گرویدہ ہو چکی تھی۔ میں ان کے بنا اور وہ میرے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان دنوں میرے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ ملک صاحب نے مجھے ساری خوبصورت جگہوں کی سیر کرائی، مری اور شمالی علاقہ جات بھی لے کے گئے۔ وہ میری ہر خوشی کا خیال رکھتے۔ تاہم کمی یہ تھی کہ ان کے ہاں کے رواج کے مطابق پابندی کی زنجیریں گاؤں کی حدود میں بے حد سخت تھیں، یہاں تک کہ گھر پر شہر سے کوئی سہیلی بھی مجھ سے ملنے نہیں آ سکتی تھی۔ پردے کی حد جا سکتی تھی۔ میرے میکے والے اجنبیوں کی طرح تھوڑی دیر کے لیے آتے۔ جب کبھی میں کہتی کہ امی ابو سے ملنا ہے تو ملک صاحب کو جیسے اچھا نہ لگتا۔ 2-3 ماہ بعد وہ مجھے گاڑی کے شیشوں پر پردے لگوا کر خود گھر لے جاتے۔ ہم امی کے گھر 3-4 گھنٹوں سے زیادہ نہ بیٹھتے اور واپس آ جاتے۔ میری چھوٹی بہن کی شادی تھی۔ میں شادی پر تو گئی، مگر مجھے والدین کے گھر ایک دن بھی رہنے کی اجازت نہ ملی۔ یوں لگتا تھا جیسے میں کوئی قیدی ہوں کہ جس کے فرار ہو جانے کا ان کو ڈر ہے۔ بے شک شوہر کی محبت انمول نعمت ہے،
मगर मुझे दुख ये होता कि अब मैं ज़िंदगी और जिंदा लोगों यानी अपने माँ बाप तक से कटकर रह गई थी। लेकिन ये पाबंदियाँ इसी वजह से कबूल की थी कि मलिक साहब मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते और अगर ये एहसास हम दोनों के दरमियान ना होता तो शायद मैं 2 दिन भी उस कैद खाने में बसर ना कर सकती। शादी के 2 साल बाद अल्लाह ताला ने पहले मुझे एक बेटी और फिर एक बेटे से नवाजा, फिर एक और बेटी अता कर दी, तो मैं उनकी परवरिश में गुम होगी। एक बात मैंने महसूस की कि मेरी दूसरी बेटी की पैदाइश के बाद से मलिक साहब कुछ बेगाने से हो गए हैं। अब वो अपना ज़्यादा वक्त बाहर गुजारने लगे। मैंने महसूस भी किया मगर चुप रही कि कोई परेशानी होगी। रफ्ता रफ्ता ये बेगानगी बढ़ने लगी, उनकी दिलचस्पी मुझ में कम होने लगी। रफ्ता रफ्ता ये आलम हुआ कि अब वो इस कदर मुझसे लाताल्लुक़ हो गए कि मैं किसी बात में बोल ना सकती थी। वो हर बात में मुझे झिड़क देते, कहते अपने काम से काम रखो। अब हम दोनों में एक शरीक की ज़िंदगी का एहसास का महसूस होता, जबकि मालिक और मुलाजमा का रिश्ता बाकी रह गया। किस्सा मुख्तसर, जब किसी तरह उनकी ज़ात की ये गुत्थी मुझसे ना सुलझ सकी तो मैंने एक पुराने मुलाजिम से मिन्नत समाजत की कि मुझे असल वजह बताओ। तब एक रोज़ उसने मुझे बताया कि खुदा के लिए मेरा नाम ना आए। दरअसल बात यह है कि मलिक साहब शहर की एक नौमर लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गए हैं। आजकल वो उसे लेकर घूमते फिरते हैं। उन्हीं दिनों मालूम हुआ कि वो उससे शादी करने वाले हैं। सच है कि जब कोई बात दिल को लग जाए तो फिर चैन भला कब आता है। एक रोज़ मैंने मलिक साहब से पूछ ही लिया, सुना है आप दूसरी शादी कर रहे हैं? उन्होंने आगे से दलेरी से जवाब दिया, हाँ, फिक्र मत करो, तुम अपनी जगह हो, सलीके से बच्चे संभालती रहो, यही बेहतर है। तुम्हें मेरे किसी काम के मामलात में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं। मर्द घर से बाहर हज़ार खेल खेलते हैं, औरत की क्या मजाल जो मर्द की बाहर की ज़िंदगी में दखल दे। तुम्हें मेरी बीवी बनकर रहना है तो आज के बाद इस बात को ज़ुबान पर मत लाना। ये कहकर जब वो गए तो उसके बाद 4 रोज़ तक घर ना आए। मैं अपने घर वालों का नाम लेती तो और बिगड़ जाते। अब सितम ये कि वो दूसरी शादी का सामान कर रहे थे और मैं कुछ कह भी ना सकती थी। बस चुपके चुपके रोने से काम था, मगर कब तक कुट कुट कर नीर बहाती। एक रोज़ हिम्मत करके कह ही दिया, मलिक साहब, अगर मैं आपके दिल से उतर गई हूँ तो मुझे मेरे अब्बू के घर पहुँचा दे। मुझसे आपको किसी और के साथ देखना बर्दाश्त ना होगा। फिर बेशक आप दूसरी शादी कर लें, मुझे शिकवा नहीं। उन्होंने आगे से मेरी बात सुन तो ली मगर कोई जवाब न दिया। फिर चंद रोज़ बाद मेरे पास आए और कहने लगे, मैं जानता हूँ तुम आजकल बहुत रंजीदा रहती हो, चलो मैं तुम्हें कहीं घुमा फिरा लाता हूँ। काफ़ी अर्सा बाद जब उन्होंने मुझे घर से बाहर ले जाने का कहा तो मैं खुश होगी। सोचा इस घुटन से थोड़ी देर के लिए तो निजात मिलेगी। मैंने जल्दी जल्दी बच्चों को नहला धुला कर तैयार किया, फिर खुद भी तैयार होगी। वो हमें शहर ले आए, फिर पूछने लगे, क्या अम्मी अब्बू से मिलोगी? काफ़ी दिन से मेके नहीं आई हो। उन्होंने गाड़ी उनके दरवाजे पर रोक ली और कहने लगे, तुम जाकर अपने घर वालों से मिल लो, तब तक मैं बच्चों को पार्क की सैर करा कर लाता हूँ। मैं उनकी चाल को बिल्कुल न समझी। अम्मी से मिलने की खुशी में जल्दी से कार से उतर कर घर के अंदर चली गई। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होगी, मलिक साहब मुझे वापस लेने ना आए। मेरा बेटा सिर्फ 5 साल का था और दोनों बेटियां भी छोटी थी। अब मैं बच्चों की याद में तड़पने लगी। रो रो कर बुरा हाल हो गया। चूँ चूँ वक्त गुजरता जाता था, हालत गैर होती जाती थी। अगले रोज़ अब्बू उनके घर गए मगर उनको अंदर दाखिल न होने दिया गया। सूरत हाल को देखते हुए अम्मी अब्बू दिलासा देते कि बच्चे छोटे हैं, वो कहाँ जाएंगे, आखिर किसी दिन खुद आकर ले जाएगा, सब्र करो। मगर मैं सब्र कैसे करती? कोई माँ बच्चों से दूर होने पर कहाँ तक सब्र कर सकती है। भला आखिर अब्बू दोबारा गांव पता करने गए तो मालूम हुआ कि मलिक साहब की दूसरी शादी 2 रोज़ बाद है। अब्बू समझ गए कि मुझे घर से इसलिए निकाला गया है ताकि उनके रंग में भंग ना पड़ सके। वालिद साहब ने मुझे अंधेरे में रखना मुनासिब ख्याल ना किया और बता दिया कि मलिक दूसरी शादी रचा रहा है। तुम्हारे बच्चे उसकी बहन के पास हैं, अभी वो नई शादी की रंगरलियाँ मना ले, फिर आकर तुम्हारी खबर लेगा। खामोश रहोगी तो साथ ले जाएगा, एहतजाज किया तो फिर उसकी मर्ज़ी तो फैसला करे। मैंने दिल में ठान ली कि खामोश ना रहूँगी, एहतजाज ज़रूर करूँगी। इस घुटनज़दा पाबंद ज़िंदगी को उसी की मोहब्बत की खातिर कबूल किया था। जब मोहब्बत का वो रिश्ता ही बाकी ना रहा तो फिर वहाँ रहना या जिंदा कब्र में दफन हो जाना एक सा था। 2 माह सख्त अजियत में गुजरे। एक रोज़ मलिक साहब आ ही गए मगर बच्चे साथ ना थे। मैंने बेताबी से सवाल किया, मेरे बच्चे क्यों नहीं लाए? वो कहने लगे, तुम चल तो रही हो
बच्चों के पास। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हें मेरे दूसरे घर में आपा के साथ रहना होगा। ये खुली तौहीन थी एक बावफा ताबेदार बीवी और उसके 3 बच्चों की माँ की। मैंने साफ कह दिया, जो मेरा घर है मैं उसी में रहूँगी जहाँ पहले रहती थी, और बच्चे भी मेरे साथ रहेंगे। वरना वरना क्या? मलिक साहब ने सुकून से सवाल किया। मैंने कहा, वरना मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। बस मेरे बच्चे यहाँ पहुँचा दीजिए। वो कहने लगे, एक बार और सोच लो, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। ऐसा ना हो अपनी ज़िद की वजह से सबसे दूर हो जाओ। मैंने गुस्से से कहा, दूर तो हो चुकी हूँ, अब कितनी दूरी और बाकी रह गई है? वो कहने लगे, ठीक है। फिर उन्होंने कोई मिन्नत ना की, समझाने को एक लफ्ज़ भी ना कहा और चले गए। उसके बाद दोबारा ना आए। मैं बच्चों के लिए तड़पती, मगर उधर से मौत के सुनाटे जैसी खामोशी थी। जब किसी सूरत चैन ना मिला तो वालिद साहब ने मेरे एक रिश्ते के मामू से मशवरा किया, जो शहर में रहते थे और वकील थे। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए कोर्ट में अपील करते हैं ताकि वो बच्चों को माँ से दूर ना रखें। इतने छोटे बच्चे कानूनन माँ से दूर नहीं रखे जा सकते। अबू मामू के कहने में आ गए और कोर्ट से बच्चों की खातिर रजू कर लिया। पहले समन ही मलिक साहब को मिले थे कि उन्होंने तलाक भिजवा दी। यूँ जल्दबाजी की वजह से आज के सारे बंधन कता हो गए। दिन गुजरते गए। अब मैं बच्चों की वजह से हाथ मलती थी कि काश ये कदम ना उठाती तो मलिक साहब किसी रोज़ ज़रूर आकर मुझे ले जाते। जब उन्हें नई शादी का सरूर सर से उतरता तो मेरी अहमियत का एहसास हो जाता। फिर मेरी अहमियत तो मुसल्लम थी कि मैं उनके 3 बच्चों की माँ थी। जल्दबाजी में मगर मैंने अपना भरम गनवा दिया। जानती ना थी कि यहाँ कानून सिर्फ किताबों में पाया जाता है। आम जिंदगी में औरत कब आसानी से अपने हक की जंग जीत सकती है। अब्बू भी अब पछताते कि नाहक ऊंचे घराने में रिश्ता कर लिया। वो बहुत परेशान रहते। मेरे इन्हीं मामू ने अदालत में बाकायदा मलिक साहिब पर बच्चों के हसूल की खातिर मेरी तरफ से केस दायर कर दिया। मुकदमा चल रहा था कि एक रोज़ रिज़ाए इलाही से मेरे वालिद साहब को शायद मेरे सदमे से दिल का दौरा पड़ा और वो दुनिया से चल बसे। अब हमारी कफालत करने वाला भी कोई ना रहा। भाई अभी इस काबिल ना था। यूँ केस हारने की यही एक बड़ी बुनियाद बनी। दूसरा, मलिक साहब के हाथ लंबे थे। मैं भला उनका क्या बिगाड़ सकती थी? मेरा बेटा सलार तो 7 बरस का हो गया था और मेरी उम्मीदों का मरकज़ था। उसकी भोली बाली सूरत मेरे लिए खुशियों का बायस थी। कैसे उसे भुलाती? वो रोज़ क़यामत का था जब अदालत ने फैसला दिया कि मलिक साहब अपने बेटे को रखने के हकदार हैं। फैसले में ये तौजिया बयान की गई कि सलार की माँ की कफालत करने वाला उसका बाप वफात पा चुका है और इस घराने में दूसरा कोई फ़र्द कमाने वाला नहीं है। सलार की माँ मुतलका है और वो अब मुलाजमत भी नहीं करती, जबकि बच्चों का बाप एक खुशहाल ज़मींदार और माशरे का बाइज़्ज़त शहरी है। वो अपने बेटे की कफालत ना सिर्फ अच्छे तरीके से कर सकता है बल्कि उसको अपनी उम्दा हैसियत के मुताबिक आला तालीमी अदारों में पढ़ा सकता है। बाप के पास बेटे का मुस्तकबिल महफूज है। गरीब माँ बच्चियों की भी गुर्बत के बायस कफालत नहीं कर सकती। अलबत्ता बच्चियाँ माँ के पास मखसूस मुद्दत तक रह सकती हैं। इस दौरान बाप उनका खर्चा देने का पाबंद होगा। मैं सलार की जुदाई बर्दाश्त न कर सकती थी। मामू से कहा कि आप कुछ करें, मुझे सलार चाहिए। अभी फैसले की सिर्फ कापी ही मिली थी और अमल दरामद होना बाकी था कि एक रोज़ मलिक साहब की गाड़ी दरवाजे पर आकर रुकी। वो गाड़ी में बैठे रहे जबकि खात्मा मेरी दोनों बच्चियां घर के अंदर ले आई और कहा, बीबी जान, इनको आपके हवाले करने आई हूँ। मैंने बच्चियों को गले से लगाया और कहा, और मलिक साहब? वो कहने लगी, वो गाड़ी में बैठे हैं। और सलार? इस सवाल का खात्मा ने कोई जवाब न दिया। मैं रोने लगी और कहा, वो कहाँ है? उसे क्यों मिलाने नहीं लाए? जबकि अदालत के फैसले के मुताबिक वो मेरे बेटे को मिलवाने के पाबंद हैं। मुलाजमा कहने लगी, सलार को बुखार था। मलिक साहब दोनों बेटियों को हमारे सुपुर्द करके चले गए। उसके बाद भी वो कभी हमारे दरवाजे पर ना आए। अलबत्ता उनकी बहन शाहिदा बाजी एक माह में 2 बार हमारे यहाँ बाकायदगी से आती थी कि मलिक साहब की बहन बेवा थी और उन्हीं के साथ रहती थी। वो मेरी बच्चियों से मिलने के लिए आती क्योंकि उन्हें उनसे बहुत मोहब्बत थी। उन्हीं की ज़ुबानी पता चला कि मलिक साहब की दूसरी बीवी के एतवार अच्छे नहीं थे। वो ख़ानदानी बीवी की मानिंद सब्र शुक्र और तहम्मुल के उसाफ से खाली थी। मेरे बेटे का बिल्कुल ख्याल न रखती। मलिक साहब से उसका झगड़ा रहने लगा, पर आखिर उन्होंने तलाक दे दी। वो अब पछताते थे कि नाहक पहली बीवी को घर से निकाला और बच्चों को भी माँ की जुदाई में तड़पाया।
اس واقعے کے 1 سال بعد ہی ملک صاحب نے تیسری شادی کر لی۔ یہ عورت ان کے اپنے خاندان سے تھی اور ان کی خالہ زاد تھی۔ لوگ اس کی بے حد تعریف کرتے تھے، کہتے تھے کہ ملک صاحب کی تیسری بیوی اصل میں وہ عورت ہے کہ جو ان کے لیے بنی ہے۔ اس عورت کے منہ میں تو زبان ہی نہیں ہے اور اس کا دل صبر و شکر اور تحمل کی دولت سے مالا مال ہے۔ خدا ایسی بیوی ہر معزز آدمی کو دے۔ میری بڑی بیٹی 10 برس کی تھی جب تک وہ میرے پاس رہیں، پھر ملک صاحب ان کو لے گئے اور بیٹے کو مجھے دے گئے۔ امی بھی سمجھاتی تھیں کہ بیٹیاں باپ کے پاس ہی محفوظ رہتی ہیں۔ زمانہ خراب ہے، بچیوں کو پڑھانا لکھانا اور شادیاں کرنا ایک متعلقہ ماں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تمہارا بھائی تو کچھ نہیں کرتا، ان کو ماں سے محبت ہوگی تو جوان ہو کر یہ ضرور تم سے رابطہ رکھیں گی، ملنے آئیں گی۔ میں بیٹے کو لے کر اپنی والدہ کے ساتھ ملتان آ گئی اور یہاں ملازمت کر لی۔ میرا بیٹا اب مجھ سے بہت مانوس تھا۔ وہ تو پہلے ہی جب کبھی ملاقات کو آتا تو میرے پاس سے جیسے جانے کو جی نہ چاہتا تھا۔ دن گزرتے رہے، ان دنوں میرے بیٹے کی عمر 11 برس تھی اور وہ 6ٹھی کلاس کا طالب علم تھا۔ ایک روز ہمارے گھر میری چھوٹی بہن بچوں سمیت آئی اور وہ لوگ رات تک رہے۔ سلار اسکول کا کام نہ کر سکا کیونکہ میں نے اسے سودا سلف لانے کے لیے بار بار گھر سے باہر بھیجا تھا۔ رات کو وہ تھک کر جلد سو گیا کہ اسے جلد سو جانے کی عادت تھی۔ اگلے روز اس نے کہا کہ وہ اسکول نہیں جانا چاہتا ہے کیونکہ ہوم ورک نہیں کیا، ٹیچر سے ڈانٹ پڑے گی۔ تبھی میں نے کہا، بیٹا اسکول ضرور جاؤ، چھٹی مت کرو، کیونکہ امی اس روز میری چھوٹی بہن کے ساتھ ان کے گھر گئی ہوئی تھی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میرے آفس جانے کے بعد کئی لڑکوں کے ساتھ باہر ہی نہ پھرتا رہے۔ وہ خود بھی چھٹی بہت کم کرتا تھا۔ اس روز اسے نہ جانے کیا ہوا کہ اس کا دل بالکل بھی جانے کو آمادہ نہ تھا۔ بہرحال میں نے اسے مجبور کیا کہ وہ ضرور جائے۔ تبھی وہ تیار ہو گیا اور چلا گیا، لیکن کافی لیٹ پہنچا تھا۔ اس وقت دعا ہو چکی تھی اور بچے کلاسوں میں جا چکے تھے۔ وہ بھاگا بھاگا اسکول گیٹ پر آیا تو چپراسی نے اسکول میں داخل ہونے سے روک دیا، کیونکہ پرنسپل کی ہدایت تھی کہ لیٹ آنے والے بچوں کو اندر نہ آنے دیا جائے بلکہ گیٹ سے ہی واپس کر دیا جائے تاکہ بچوں پر مزید سختی کی جا سکے۔ میرے بیٹے نے کافی منت کی مگر چپراسی نے ایک نہ سنی اور اسکول گیٹ بند کر دیا، یہ کہہ کر کہ میڈم کا حکم ہے، اب تم اتنی دیر سے کلاس میں جاؤ گے تو میڈم مجھ پر ناراض ہوں گی۔ سلار واپس پلٹنے پر مجبور ہو گیا۔ جب وہ سڑک پر آیا تو سوچنے لگا، واپس کیسے جاؤں؟ گھر پر تو تالا لگا ہوگا، ماما تو آفس ہوں گی، آج نانی بھی گھر نہیں ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ جب میں نے اسے ہر حال اسکول جانے کا کہا تو وہ بیگ کھول کر اسکول کا کام کرنے بیٹھ گیا۔ تب میں کہتی رہ گئی کہ اٹھو اور تیاری کرو ورنہ لیٹ ہو جاؤ گے، اب ہوم ورک کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ مگر اہانت سے بچنے کو اس نے میری بات نہ سنی اور جلدی جلدی ہوم ورک پورا کرنے کے بعد ہی یونیفارم پہنا اور ناشتہ کیے بغیر ہی گھر سے نکل گیا۔ میں آوازیں دیتی رہ گئی۔ اسے امید تھی جب اسکول پہنچے گا تو اسمبلی ہو رہی ہوگی، مگر چپڑاسی تو آج گیٹ لو کر گیا۔ میں بھی اسے اسکول بھیجتے ہی نکل جاتی تھی۔ ایک چابی امی کے پاس تھی، انہوں نے سلار کے اسکول آنے سے پہلے لوٹ آنا تھا۔ یوں کچھ دیر تک میرا بیٹا اسکول کے باہر کھڑا یہی سوچتا رہا کہ اب کیا کرے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اسکول کے سامنے پھیلے گراؤنڈ کی طرف چلا گیا جہاں کچھ لڑکے فٹ بال کھیل رہے تھے۔ وہ ان کو کھیلتے ہوئے دیکھنے لگا۔ کافی دیر تک وہ ان کی کھیل دیکھنے میں مہو رہا۔ تھوڑی دیر میں وہاں ایک بندوقچی آ گیا جس کے پاس نشانہ لگانے والا بڑا سا گتا تھا جس پر گول دائرہ بنا ہوا تھا۔ لڑکے اپنا کھیل چھوڑ کر اس کی جانب لپکے۔ نشانہ بازی کا یہ کھیل بڑا دلچسپ تھا۔ بچے بندوقچی کو پیسے دیتے اور وہ بندوق میں چھرے بھر کر لڑکے کے حوالے کرتا اور وہ باری باری سامنے رکھے بورڈ پر رنگ برنگ غباروں کو نشانے پر لیتے۔ یہ ایسا دلچسپ اور دل مول لینے والا منظر تھا کہ سلار بھی ادھر جا کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد بھی کئی لڑکے نشانہ بازی کرنے بندوقچی کے پاس آئے۔ یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، کھیل بچوں کا دھیان پکڑ لیتے ہیں اور ان کو وقت گزرنے کا احساس نہیں رہتا۔ وہ بھی اسی عمر میں تھا۔ لڑکوں کے پیسے ختم ہو گئے اور وہ اپنی راہ ہو لیے۔ سلار کو بھی خیال آیا کہ اس کی جیب میں کچھ پیسے موجود ہیں، کیونکہ اس نے 3 روز سے اپنا جیب خرچ جمع رکھا ہوا تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جتنے روپے تھے نکال لیے اور نشانہ بازی کرنے لگا یہاں تک کہ رقم تمام ہوگی۔ بندوقچی نے اپنا گتا اور بندوق کندھے پر لٹکائی اور چلنے کو ہوا۔ تب سلار کو ہوش آیا کہ ٹائم کافی گزر چکا ہے۔ اس نے گھبرا کر تماشے والے سے پوچھا، کیا ٹائم ہوا ہے؟ بندوقچی نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، یہ خراب ہے۔ اس شخص نے دیکھا کہ لڑکی کے چہرے پر پریشانی کے آثار ابھر آئے ہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ اسکول سے بھاگا ہوا ہے، اس لیے گھر جانے سے قبل ٹائم پوچھ رہا ہے۔
फिर वो कहने लगा, ऐसा करो तुम यहाँ खड़े रह कर निशाना लगाओ, मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगा। मैं सामने जा रहा हूँ, वहाँ मेरा भाई रहता है, मुझे प्यास लगी है, पानी की बोतल लाता हूँ और टाइम भी पूछ लूँगा। घबराओ नहीं, बस मेरे सामान का ध्यान रखना। मैं अभी गया और अभी आया। ये कहकर उसने भी छुरे वाली बंदूक मेरे लगते जिगर को थमा दी और खुद उस जानिब चला गया जो जगह हाथ के इशारे से बताई थी। लाख सियाना सही, बच्चा फिर बच्चा होता है। बंदूक हाथ में आते ही वो फिर से निशानाबाजी में मसरूफ हो गया, यहाँ तक कि थक गया, छुरे भी खत्म हो गए, उसे जमाइयाँ आने लगी, प्यास भी महसूस होने लगी। उसने कई बार उस जानिब देखा मगर कोई आता दिखाई ना दिया। थोड़ी देर इंतजार की अजियत सहने के बाद वो निशानाबाजी का सामान वहीं छोड़कर सड़क की तरफ जाने को हुआ। उसे अंदाज़ा हो गया कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और अब उसको घर चले जाना चाहिए। अभी वो 2 कदम चला था कि बंदूकची आ पहुंचा और कहने लगा, तुम कहाँ जा रहे थे मेरा सामान छोड़कर? सलार ने जवाब दिया कि अपने घर जा रहा हूँ। वो कहने लगा, इस वक्त कैसे जाओगे? स्कूल की तो कब की छुट्टी हो गई है, अब दोपहर के 3 बज रहे हैं, जबकि स्कूल की छुट्टी 2 बजे होती है। मैं जानता हूँ तुम्हें काफ़ी देर हो गई है। सलार कहने लगा, हाँ तुम्हारी वजह से। बंदूकची कहने लगा, क्या पैदल जाओगे? मेरे बेटे ने जवाब दिया, नहीं बस पर, सामने सड़क से मिल जाएगी। वो पूछने लगा, बस का किराया तुम्हारे पास है? नहीं। सलार को दफ्तन याद आया कि उसने सारे पैसे तो निशानाबाजी में लगा दिए थे। तभी नफ़ी में सर हिलाया। अच्छा ऐसा करो कि तुम मेरे साथ उस कुटिया तक चलो, वहाँ मेरी बाइक का रिक्शा मौजूद है, वो तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देगा और किराया तुम अपनी अम्मी से लेकर उसे दे देना। सलार मुतफक्किर हुआ, बंदूकची सही कह रहा था, बगैर किराया वो बस पर नहीं जा सकता था। तभी उस सलाक आदमी ने मेरे बेटे को बातों में लगा लिया और वो उसके साथ कुटिया तक जाने पर राजी हो गया, जहाँ एक रिक्शा खड़ा नजर आ रहा था। उसे सोचता देखकर उस शख्स ने कहा, बेटा टाइम ज़ाया मत करो, पहले ही तुम्हें बहुत देर हो चुकी है, बस अब तुम जल्दी से घर चलो। बेहतर है मेरे भाई के रिक्शे में चले जाओ, आगे तुम्हारी मर्जी है। बच्चे ने उस आदमी की बात का एतबार कर लिया और वो रिक्शे में बैठ गया। रिक्शे वाले को घर का पता बता दिया। जो ही वो रिक्शे में बैठा, बंदूकची ने पानी की बोतल उसे थमा दी और कहा, अगर प्यास लगी है तो पानी पी लो। प्यास तो वाकई उसे लग रही थी, क्योंकि बहुत देर तक गर्मी में वो मैदान में खड़ा रहा था। उसने बोतल मुंह से लगा ली और सैर होकर पानी पिया। पानी ठंडा था, लिहाजा उसे प्यास में लुत्फ आ गया, लेकिन उसके बाद न जाने क्या हुआ उसे मालूम नहीं। जब होश आया तो वो रेलगाड़ी के डिब्बे में मौजूद था, जिसमें सवारियां ना थीं, बल्कि बस 2 शख्स उसके पास बैठे थे। दरअसल ये स्पेशल डिब्बा था जो उन्होंने रिजर्व करवा लिया था। सलार घबराया, लेकिन वो समझ गया कि ये लोग उसे अगवा करके ले जा रहे हैं। उसने कबल अज़ीं ऐसे वाक़यात और बातें सुन रखी थी। सोचने लगा, शोर मचाया तो ये लोग उसे खामोश कर देने का इंतज़ाम भी जानते होंगे। ये सारा काम सोच समझ कर हुआ है, तो उसे भी सोच समझ कर रहना होगा। जब गाड़ी की रफ्तार धीमी हुई तो वो जान गया कि स्टेशन आ गया है। तभी उसने टॉयलेट जाने का इशारा किया। उनमें से एक उसे टॉयलेट ले गया और खुद बाहर खड़ा हो गया। टॉयलेट दरवाजे के करीब था। ट्रेन ठहरी हुई थी। उसने गर्दन निकाली, देखा सामने स्टेशन है जिस पर मियाँ चन्नू लिखा हुआ है। उसे याद आया कि उसकी एक खाला मियाँ चन्नू में रहती हैं और पिछली छुट्टियों में वो माँ के साथ उनके घर जा चुका था। ये खाला स्कूल टीचर थी। उसे स्कूल का नाम भी याद था। बस टॉयलेट से निकलते ही उसने पीछे मुड़कर न देखा और निगरानी करने वाले की परवाह किए बगैर रेल से बाहर छलांग लगा दी। वो रेल के खुले दरवाजे पर से कूद पड़ा था। उसे चोट तो आई, मगर उसने परवाह न की और दौड़ लगा दी। वहाँ मौजूद लोग उसे हैरत से देख रहे थे और निगरान घबरा कर वहाँ से हट गया था। सामने बहुत से लोग सामान उठाए जा रहे थे। वो उनके दरमियान से होता हुआ न जाने किस हिम्मत भाग रहा था कि बैरूनी गेट पर रेलवे के एक सिपाही ने उसे रोक लिया। सलार का सांस फूल गया था, वो बात न कर पा रहा था। रेलवे का सिपाही उसे एक रेलवे ऑफिसर के पास ले गया। उसने उसे ऑफिस में बिठाकर पानी वगैरह पिलाया। सलार का सांस बहाल हुआ तो उसने ऑफिसर को अहवाल बताकर कहा, यहाँ मेरी खाला फलां स्कूल में टीचर हैं, आप मुझे उनके पास पहुँचा दीजिए। यूँ मेरा लगते जिगर बदनसीबी के आखिरी दहाने से लौट कर अपनी बेसहारा माँ की पुरशफ़क़त जन्नत के साए तले लौट आया। क्या बताऊँ, जब सलार घर न लौटा उसके बाद के 2 दिन मैंने कैसे गुजारे। अपने बेटे की जुदाई को मैं जीते जी का जहन्नुम कहूँ तो बेजा ना होगा। मैं बार बार कश खा कर बेहोश हो जाती थी। मैं तो पहले ही ममता की तरसी हुई थी।
उस वक्त को कोसती थी जब मैंने उसे ज़बरदस्ती स्कूल भेजा था। स्कूल से भी पता किया, लेकिन चपरासी ने भी डर से ना बताया कि वो आया था, मगर उसने सलार को स्कूल के अंदर जाने ना दिया था, बल्कि गेट बंद कर लिया था। ये सब बाद में सलार ही ने हमें बताया था कि उसके साथ क्या हुआ था। आज मेरा बेटा जवान है, बेटियां भी अपने घरों में खुश हैं, बाल बच्चों वाली हैं, मुझसे मिलने आती हैं और अक्सर साथ भी ले जाती हैं। मैं आज भी जब इस वाक़े के बारे में सोचती हूँ तो ज़हन खलफशार का शिकार होने लगता है। अगर मेरा बच्चा हाजिर दिमागी से काम न लेता, अगर वो जुर्रतमंद और ज़हीन ना होता, तो शायद वो उन जालिमों के जंगल से कभी ना निकल सकता। खुदा जाने वो सपाक इंसान उसका क्या हशर करने वाले थे। सोचती हूँ कि स्कूल की हर सरबराह से कहूँ कि कमसुन बच्चों को लेट आने पर ऐसी सज़ा न दिया करें, बल्कि उनके वालिदैन को बुलवा कर सरजनश किया करें। मुमकिन है कि लेट आने का सबब उनके घर वाले हों या कोई और वजह हो। अल्लाह पाक सब माओं के बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे। मज़ीद दिलचस्प सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।